हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ बिंदु आर्या फ्रॉम ओरियन इंस्टीट्यूट और आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली ये 10th क्लास की बेस के ऊपर बेस है वास्तविक संख्याओं के ऊपर। तो वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं एक चीज़ तुम्हें कह दूं कि अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, मेरा कंसेप्ट तुम्हें समझ में आए तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी बोलना कि वो ये वीडियो ज़रूर देखें और उनको भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का चैप्टर एज सच बुक में से शुरू कराने से पहले मैं थोड़ी सी तुम्हें थ्योरी कराना चाहती हूँ। थ्योरी क्या है, ये तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। क्विक रिवीजन है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, क्योंकि हमें ये बार बार यूज़ करनी है तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक बार ब्रशअप कर लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और वो संख्याएं अगर हम इन अपनी प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो भी मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो प्राकृत संख्याओं में अगर 0 मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। और अगर पूर्ण संख्या में हम देख रहे हैं 0 और धनात्मक संख्याएं हैं, अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दें, ये तो हो गई हमारी सारी पूर्ण संख्याएं, और इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दें तो ये हो जाएंगी हमारी पूर्णांक। सारे ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं और 0, इन सब को हम एक साथ मिला के पूर्णांक बोलते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। या कह दो जो 2 की टेबल में आती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और जो 2 से पूरे भाग नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहती हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, जिन्हें हम 2 से भाग करें तो वो पूरी भाग ना हो, कुछ शेषफल बच जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब आई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम लिखेंगे वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं। कौन से हैं वो 2 गुणनखंड? एक तो वो खुद और एक 1, यानी वो या तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो या तो वो अपनी टेबल में आते हों, अपने पहाड़े में आते हों, या एक के पहाड़े में आते हों। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सहभाज्य संख्याएं, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल ये है कि देखिए कौन कौन सी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों? कि 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है? 1 का तो एक ही गुणनखंड है, उसके 2 गुणनखंड नहीं है, तो वो हमारी डेफिनेशन पे, हमारी परिभाषा पे पूरी नहीं उतरती है, उतरता है 1, इसलिए वो हमारे अभाज्य संख्याओं में नहीं आता है। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं। क्यों? कि 9 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है और 1 के में भी आता है, तो उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। तो 7 के बाद 9 के बाद 9 नहीं है, 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19 एंड सो ऑन। इस तरह से हम देखेंगे कि जो 2 है वो हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और यही अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। इसके अलावा बाकी सारी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। ओके, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं बेसिकली ये सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? इनका अभाज्य होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ये पेयर में होती हैं, युग्म में होती हैं, ग्रुप में होती हैं। तो वो संख्याएं जिनमें कोई भी दूसरा नंबर कॉमन ना हो
एक के अलावा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ 14 और 15। 14 में हम लिखेंगे 1 2 7, ये इसके गुणनखंड हुए, और 15 के 1 3 5। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके गुणनखंडों में केवल एक कॉमन है, उभयनिष्ठ है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो दो नंबर ना तो 14 अभाज्य संख्या है, ना ही 15 अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं, वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ, तो लिखेंगे वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, मतलब वो अपने अलावा दूसरे नंबर्स के, दूसरी संख्याओं के टेबल यानी पहाड़े में भी आती हों, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसके साथ ही हमने संख्याओं के बारे में क्विक रिवीजन कर लिया। अब मैं जल्दी से तुम्हें दशमलव प्रसार के बारे में भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि दशमलव प्रसार से भी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई संख्या या कोई भी नंबर जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो आइए करते हैं। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, शांत और अशांत। तो पहले बोलोगे दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई भिन्न है, कोई नंबर है, जैसे कि ये है हमारे पास एक नंबर 12/5, और इसको हम भाग करें तो ये पूरा पूरा तो भाग होगा नहीं, ये कब होगा? दशमलव के बाद जाके भाग पूरा पूरा होगा, शेषफल 0 आएगा। तो इस जैसे कि इसे मैंने 12 को 5 से भाग किया, 5 दूनी 10 और 0 लगाया अपनी तरफ से। तो जब अपनी तरफ से 0 लगाते हैं तो पॉइंट लग जाता है, 5 चौक 20। अब इसका शेषफल 0 आ गया, तो ये दशमलव के बाद ख़त्म हो गया, शेषफल 0 आ गया, तो इसे हम दशमलव प्रसार कहते हैं। तो दशमलव प्रसार हमारे 2 तरीके के हैं, शांत और अशांत। शांत किसे कहते हैं? जैसे ये वाला शांत है। शांत कैसे है कि इसमें शेषफल हमारा 0 आ गया। तो वो दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल 0 आ जाता है उन्हें हम शांत बोलते हैं, और वो दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल कभी 0 नहीं आता उन्हें हम अशांत कहते हैं। जैसे कि 1/3, 1 को बीच में रख के 3 से अगर हम भाग करने लगें तो पहले ही 0 लग जाएगा, 0.3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया। तो ऐसे तुम जितने मर्जी देर तक इसे करे जाओ, कभी भी इसमें शेषफल 0 नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ अशांत दशमलव प्रसार। क्यों? क्योंकि इसमें शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। तो वो दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल कभी 0 नहीं आता उन्हें हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो जो अशांत दशमलव प्रसार हैं जिनका शेषफल कभी 0 नहीं आता, वो 2 तरीके के होते हैं, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि जो एक समय के अंतराल के बाद अपने आप को रिपीट करे, उसे हम आवर्ती कहते हैं, और अनावर्ती जो अपने आप को रिपीट ना करे। तो अब जैसे हम ये देखें कि ये हमने 1/3 को जब हमने सोल्व करना शुरू किया तो 0 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 ही आता, रिपीट होता चला जाएगा यही। तो इसको क्या कहेंगे? हम अनवसानी आवर्ती कहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे तुम्हें दिया कि 1/3 जो 0.33 चलता रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार का मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है।
अगर ये होता 3 5 तो 3 5 3 5 3 5 3 5 इस तरह से रिपीट होता। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा अनवसानी आवर्ती। अनवसानी अनावर्ती क्या होते हैं? वो संख्याएं जिसमें कभी भी ये ब्लॉक, इसे ब्लॉक बोलते हैं, ये ब्लॉक बन रहा है, 1 अंक का ब्लॉक, कभी 2 अंक का भी ब्लॉक बन सकता है, कभी 12 अंकों का भी ब्लॉक बन सकता है। तो वो संख्याएं जिसमें कभी भी ब्लॉक ना बने, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? अनवसानी अनावर्ती के। जैसे मान लो कोई नंबर है, हमने उसे डिवाइड करना शुरू किया तो वो आ गया 3 पॉइंट, जैसे कहते हैं ना पाई भी जो है हमारा पाई, वो भी अनवसानी अनावर्ती है। तो 3.14576321583 कुछ भी नंबर आता रहेगा, लेकिन कभी भी कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कोई ब्लॉक नहीं बनेगा जो बार बार अपने आप को की पुनरावृत्ति कर रहा हो। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो अब हम इनसे कैसे जान सकते हैं? अभी मैंने तुम्हें पिछले उसमें थोड़ी देर पहले बताया था कि इनसे हम दशमलव प्रसार से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पता लगा सकते हैं। तो एक चीज़ देखो कि जैसे ये है हमारा, जिसमें शेषफल 0 आ जाता है, ये संख्याएं हमेशा हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो वो दशमलव प्रसार जो शांत होते हैं, यानी जिनका शेषफल 0 आ जाता है, उनको हम परिमेय संख्याएं होती हैं। और अशांत दशमलव प्रसार में अनवसानी आवर्ती, जो अपने आप को एक पैटर्न में रिपीट कर रहे हैं, उनको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं, और इनको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अनावर्ती हैं, इसमें एक ब्लॉक नहीं बन रहा है, तो इसे कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये सब हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रशअप करना था ताकि तुम्हें याद आ जाए। अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले एग्जाम्पल 1 करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बच्चों आओ एग्जाम्पल 1 उदाहरण 1 करते हैं। ये है हमारा कि 4052 और 12576 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूज़ करके हमें इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है? वैसे तो HCF निकालने के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड की विधि भी है, लेकिन वो वाली विधि हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। बताती हूँ मैं भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। उससे पहले इसको करने का तरीका क्या है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 12576 बड़ा है 4052 से। तो जो बड़ा है संख्या उसको हम बीच में लेंगे, 12576 को बीच में रखेंगे और 4052 से भाग कर देंगे। तो ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 0 2 4। अब क्या करेंगे कि ये हमारा, अब इसमें अगर अपने इस वाले पोर्शन में आप देखो तो ये हमारा भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये हमारा शेषफल है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे सिंपल लैंग्वेज में लंगड़ी भाग बोलते हैं। तो ये हमारा भाजक बन जाएगा और ये यहाँ आके भाज्य बन जाएगा या विभाज्य बन जाएगा, और इससे हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 से करके देखें, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37 चला गया 2। और ये हो गया, थोड़ा छोटा लिखूँ, बड़ा लिखूँगी तो आएगा नहीं पूरा। 2 और ये आ गया 15 में से 8 गए 7, 9 में से 7 गया 2, 420 यहाँ आ जाएगा। 420 को 272 से करेंगे 1 पे जाएगा, और ये बचा हमारा 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गए 4, 148, 272 बीच में आ जाएगा, 272 बीच में आ गया तो 1 से जाएगा फिर से 148, ये बचा हमारा 124, 124 हमारा भाजक बन जाएगा, 148 बीच में आ जाएगा, फिर 1 से जाएगा, फिर बचा हमारा 24, 124 बीच में आ जाएगा, 5 पे जाएगा 120, 4 बचा और 24 को 4 पूरा भाग कर देगा, 4 छिक 24, यहाँ लिख देती हूँ 4 छिके 24।
तो अब ये हमारा शेषफल 0 आ गया। तो इसको इसलिए इसको एक तरफ को चलती है ये डायगनली, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लंगड़ी भाग बोलते हैं। तो इसमें जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होती है, पहले वो जान लो। हमने छोटी क्लासों में भी वैसे इसे पढ़ रखा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है कि विभाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो अब हम अपने इस पोर्शन को देखें। विभाज्य को हम A कहेंगे, भाजक को हम B, भागफल को हम Q और शेषफल को हम R कहेंगे। ठीक है। अब अपने इतने पोर्शन को लो और इसमें से सारी चीज़ें इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे विभाज्य क्या है, 12,576, 12,576 B यानी भाजक 4052, Q क्या है 3 और R क्या है 420। ठीक है। अब ये यहाँ आ जाएगा 4052, ये वाला पोर्शन ले रहे हैं अब हम, ये वाला। ठीक है। 4052 बराबर है 420, ये यहाँ आ जाएगा और ये इसकी जगह ले लेगा। 420 गुना 9 जमा 272। अब ये बाहर आ जाएगा, 420 बराबर है, ये इसकी जगह ले लेगा 272 गुना 1 जमा 148। ये बाहर आ गया 272 बराबर 148 इसकी जगह ले लेगा और गुना 1 और ये बच गया हमारा 124। 148 यहाँ आ गया, 124 इसकी जगह आ गया, 124 1 से जाएगा और ये बच गया हमारा 24 और ये फिर बाहर आया। आगे कंटिन्यू करके आगे लिख देती हूँ। तो ये 124 बाहर आ गया और 24 इसकी जगह आ गया, 24 पंजे 120 और 4 हमारा शेषफल बच गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है। अब 24 बाहर आ गया, अब ये वाला पोर्शन कर रहे हैं। 24 हमारा बाहर आ गया, 4 इसकी जगह पे आ गया, 4 6 24 और शेषफल ये आ गया हमारा 0। तो इससे हमारा HCF क्या निकला, HCF हमेशा हमारा ये आंसर होता है, ये वाला, वो भाजक जिससे शेषफल 0 आता है। तो HCF आया हमारा 4। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। इसमें हमें वही करना है जो अभी हमने एग्जाम्पल में किया था कि हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो आइए करते हैं शुरू। पहला पार्ट है हमारा 135 और 225। तो देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, 225 बड़ा है 135 से। तो हम क्या करेंगे कि 225 को बीच में रखेंगे और 135 से भाग करेंगे, तो 1 से ही जाएगा। कितना बचा 90 और 135 अंदर आ जाएगा, 1 से ही जाएगा 90 45 90 यहाँ आ जाएगा, 45 दूनी 90, शेषफल 0 आ गया। तो HCF हमारा 45 आया। लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, A = BQ + R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने लिया A = BQ + R। अब A हमारा क्या है, विभाज्य यानी 225, B 135, Q 1 और R हमारा 90। ये हमने ये वाला पोर्शन अपने एल्गोरिथम में फिट कर दिया। अब ये यहाँ आ जाएगा 135, 90 इसकी जगह ले लेगा, गुना 1
और ये बचा हमारा 45। 90 इसकी जगह आ जाएगा, 45 इसकी जगह आ जाएगा, 45 दूनी 90 और शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये हमारा HCF आ जाता है। तो HCF हमारा क्या आया? 45। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि ये वाला है हमारा, ये क्वेश्चन के नीचे ही आ रहा है। तो 38220 बड़ा है 196 से, तो जो बड़ा नंबर है उसको बीच में ले लेंगे। 38220 को हम 196 से भाग देंगे, एक पे ही जाएगा पहले तो 196, 6 बचा, 18 17 में से 9 गया 8, 9 8 17 और 2 में से 1 गया 1, 186। ऊपर से 2 नीचे आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा बाकियों से इसलिए अलग है कि बाकियों में हमारा एक ही बारी में उसके नीचे पूरा चला जाता है, पूरे नंबरों को ये कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हम पहले इसको सिंपल डिवीज़न तक करेंगे, यहीं नहीं छोड़ देंगे। बच्चों को इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जबकि ये सबसे आसान है। 2 हम नीचे ले आए तो ये कितने से जाएगा? हमारा 9 से जाएगा। 9 6 54, 9 ने 81 और 4 85, 9 6 54, 5 9 ने 81 और 5 86 और 8 9 एकम 9 और 8 17। अब ये बच गया 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ऊपर से उतर गया 0। तो 8 से जाएगा, 8 नहीं 8 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 से भी नहीं जाएगा। कितने से जाएगा? 0 आना है यहाँ पे, मैं 9 लिख रही हूँ, 5 से ही जाएगा। 5 6 30, 5 ने 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। तो शेषफल आ गया हमारा 0। और इसको अब हम a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। a हमारा आएगा 38220 और b हमारा 196 और q हमारा 195 और r हमारा 0। तो जब ये r हमारा यहीं 0 आ गया तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? 196। तो HCF आया हमारा 196। आसान था बिल्कुल। इस तरह से हमने ये पार्ट पूरा कर लिया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा? 867 और 255। तो हम क्या करेंगे? 867 बड़ा है 255 से, तो हम क्या करेंगे? 867 को बीच में रखेंगे और 255 से इसे भाग देंगे। तो देखो भाग करते हैं, एक से ही चला जाएगा 255, 2 1 और यहाँ कितना? 8 में से 2 गया, नहीं जी, ये 1 से नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 4, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब ये हमारा भाजक बन जाएगा और ये हमारा विभाज्य 255 बीच में आ जाएगा, ये 1 से ही जाएगा। 102, ये बचा नहीं 2 से जाएगा, 204, ये बचा हमारा 1 5, 51 बचा। अब 102 बीच में आ जाएगा और 102 2 से जाएगा, 51 दूनी 102, ये आ गया हमारा 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे। a बराबर है बी क्यू प्लस आर, वैल्यू पुट करेंगे 8 6 7, ये 255, q है हमारा 3 और r है हमारा 102। अब ये बाहर आ जाएगा 255, 102 इसकी जगह आ जाएगा गुना 2 और शेषफल है 51, 102 इसकी जगह आ जाएगा, 102 इसकी जगह आ जाएगा, 51 इसकी जगह ले लेगा, 51 दूनी पूरा शेषफल 0। तो HCF हमारा क्या आ गया? HCF आया हमारा 51, ये हमारा HCF है। तो इस तरह से हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट मैंने तुम्हें पूरे करा दिए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो सबको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। और ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए तुम इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें बताना है, क्वेश्चन समझा दूं पहले कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, 3 वर्ड यूज़ किए हैं, धनात्मक यानी सारे धनात्मक संख्याएं ही होंगी, विषम, विषम मतलब
जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब वो नेगेटिव नंबर नहीं है धनात्मक कहने से, और पूर्णांक हमें पता ही है कि सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, और ज़ीरो को हम पूर्णांक कहते हैं। और विषम मतलब उनमें से सिर्फ विषम नंबर लेंगे, और धनात्मक मतलब सिर्फ प्लस के साइन वाले लेंगे, नेगेटिव वाले नंबर नहीं लेंगे। तो उनको हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है, दर्शाना है। तो हम कहेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक है क्या ए को हमने वो धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या है एल्गोरिदम, a=bq+r। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। और अपने क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि q के साथ में जो है हमारा 6 है, तो b की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 6। जब b हमारा 6 है, मतलब वो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं किसी नंबर को, a को हम बीच में रख के और किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, तो 6 से भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल आता है वो शेषफल जो होगा वो तो ज़ीरो तो आएगा नहीं, पूरा पूरा तो विभाजन होगा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इसको हम 6q+1 या 6q+3 के रूप में लिख सकते हैं। तो एक चीज़ मैं समझाना चाह रही थी कि मान लीजिए ये कोई नंबर है 25 और इसको हम 6 से भाग कर रहे हैं, तो 6 चौक 24, शेषफल कितना आ गया 1। इसी तरह से अगर हम करते जाएं, ये होता 26 तो शेषफल आ जाता 2, ये होता 27 तो शेषफल आता 3, ये होता 24 तो शेषफल आ जाता 0। तो हमें ये बचपन से सिखाया गया है कि जब किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो शेषफल उसके बराबर नहीं आ सकता। तो r यहाँ पे हमारा शेषफल है, तो जो r होगा उसकी वैल्यू 6 से कम होगी। शेषफल कभी भी यहाँ 6 नहीं आ सकता, क्या आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, जिससे भाग कर रहे हैं उससे एक नंबर कम। तो b हमारा 6 है, तो हमारा शेषफल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से एक नंबर कम। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत आ जाता है कि अगर b की वैल्यू ये है तो बताओ r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो r की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होगी क्योंकि शेषफल 0 आ सकता है, और जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उससे एक नंबर कम रहेगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, a = 6q+r। अब इसमें r की वैल्यू, b की वैल्यू हमने 6 पुट कर ली, और r की वैल्यू एक एक करके इसमें हम रखते चले जाएंगे। हम लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a क्या हो जाएगा 6q, और 6q क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रख लो, क्योंकि वो 6 से गुना हो रहा है इसलिए हमेशा ये एक सम संख्या होगा। तो इसके आगे हम लिख देंगे थोड़ा सा आगे सम संख्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू रखो 1, r की वैल्यू 1 रखी तो a बराबर 6q+1। तो 6q तो सम संख्या थी, जैसे मान लो 28 थी, 6q 28 थी तो वो सम संख्या थी, लेकिन 6q में एक जोड़ दिया, मतलब 28 में एक जोड़ दिया तो 29। तो 29 क्या हो जाएगी, सम संख्या से अगली संख्या क्या होती है, विषम। तो ये हो जाएगी हमारी विषम संख्या। इस तरह से हम r की सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे। जब r = 2 तो a बराबर 6q+2, विषम के बाद आएगी सम संख्या। और इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे कि जब r = 3 तो a बराबर 6q+3। ये सम थी, यहाँ पे 3 आ गया तो ये विषम हो गई। सम के बाद विषम संख्या,
वैसे भी अगर हम देखें तो सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जमा करते हैं तो विषम संख्या आती है। सम जमा सम बराबर सम, विषम जमा विषम बराबर सम जमा विषम बराबर विषम। जब r इज इक्वल टू 3 4, r की वैल्यू रखी हमने 4, तो a हो गया 6q प्लस 4, ये भी सम और ये भी सम, तो ये हो गई सम संख्या। इसी तरह से लास्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, जब r इज इक्वल टू 5 तो a बराबर 6q प्लस 5, जो कि विषम संख्या होगी। अब हमें क्या है, सम संख्या तो हमें बतानी नहीं, हमें तो विषम बतानी है सिर्फ। तो हम लिखेंगे इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में 3 छोड़ के पहले 4 और 5 करेंगे। क्यों कि क्वेश्चन 3 अलग टाइप का है, 4 और 5 इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले वो तुम्हें एक साथ करा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4, फिर 5 और फिर हम वापस आके 3 करेंगे, क्योंकि वो बाकी क्वेश्चन से अलग है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है कि हमें वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहो या एल्गोरिदम, इसका ही प्रयोग करके हमें धनात्मक पूर्णांक, पिछले वाले में धनात्मक विषम पूर्णांक था, इसमें क्या है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, उसमें धनात्मक विषम पूर्णांक था और यहाँ पे क्या है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होगा। तो हम हल में देखो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक है a, उसको हमने a मान लिया, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका कहो या एल्गोरिदम कहो, एल्गोरिदम इंग्लिश में हो गया, प्रमेयिका हिंदी में हो गया, से a बराबर BQ प्लस R, और b की वैल्यू, क्योंकि हमें 3 का गुणनखंड लेना है तो 3 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3। जब b हमारा 3 है तो मैंने तुम्हें बताया था कि r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 से शुरू होंगी और 3 से कम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r 0 और 3 के बीच में है। ठीक है, या यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा दोगे तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो, दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें b की वैल्यू 3 लिख लो, a बराबर है 3q प्लस r। अब r की वैल्यू 0 पुट करो, जब r की वैल्यू 0 है तो a बराबर 3q। ठीक है, तो हमें इसमें सम विषम तो बताना नहीं, तो हमें क्या बताना है वर्ग। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग लेने पर, दोनों ओर का वर्ग लेने पर, हमने वर्ग क्यों लिया, क्योंकि हमें बोला ही है वर्ग का ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3m, इसकी जगह पे हमने m लिख दिया, जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर हो गया 3q स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करा कि अब हम a की वैल्यू r की वैल्यू रखेंगे 1। हम लिखेंगे जब r बराबर 1 है, तो इसमें रख रहे हैं a बराबर 3q जमा 1,
और जब 3q जमा 1 करा तो हम कहेंगे, क्योंकि हमें वर्ग लेना है, दोनों ओर का वर्ग ले लो, दोनों ओर का वर्ग लेने पर जब हमने दोनों ओर का वर्ग लिया तो ये हो गया a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आया हमारा 9q² प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3q² प्लस 2q प्लस 1। इसकी जगह अगर मैं m ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1, और जहाँ यहाँ पे लिख देती हूँ, जहाँ m क्या है हमारा, m है हमारा ये 3q² प्लस 2q। तो हमने इसको 3m प्लस 1 की फॉर्म में ला दिया, लेकिन अभी r की एक वैल्यू और बची हुई है 2। तो हम क्या करेंगे, जब r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 2 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, दोनों ओर का वर्ग लेने पर तो a² बराबर है 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा 9q², 2 तिया 6 दूनी 12q जमा 4 को हम 3 जमा 1 करके ब्रेक करके लिख लेंगे, और इस 3 को इनके साथ में ले लेते हैं, इनमें से 3 कॉमन ले लिया, 3q² प्लस 3 चौक 12 और 3 एकम 3 इसमें से, और ये 1 प्लस 1 बाहर वाला अलग से, तो इसको हम लिख लेंगे 3m जमा 1, और जहाँ m ये सारी वैल्यू हमारी m है, जहाँ m बराबर है 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी, सबसे लास्ट में लिख दे रही हूँ कि देयरफॉर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर हम 3 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने कहा था एक जैसे हैं, बस उसमें वर्ग था और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का घन है। तो इसमें हमें 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये दर्शाना है। तो यहाँ 9 है तो हम b9 ले लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे b3 लेकर भी काम चला सकते हैं, क्योंकि 3 का जब हम घन करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाएगा, 27 में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसे केस में हम b3 ही लेंगे, r की वैल्यू यही रहेगी, यहाँ तक क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने वर्ग किया था, अब हम घन करेंगे, तो हम कहेंगे दोनों ओर का घन लेने पर, घन मतलब क्यूब, घन करने का मतलब है a³ बराबर 3q का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27q³, और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 3q³, और q³ की जगह हम लिख सकते हैं इसको 9m, और क्यों कि यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो गई, 3q³ को हमने m मान लिया। ठीक है, ये तो हमने r इज इक्वल टू 0 पुट किया, अब हम r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो जब r इज इक्वल टू 1 तो इसमें रख रहे हैं a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, दोनों ओर का घन करेंगे तो a³ बराबर है 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इस केस में तुम्हें ये वाला a प्लस बी की घात 3 वाला आइडेंटिटी आनी बहुत ज़रूरी है।
तो क्या है वो आइडेंटिटी मैं लिख देती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो चलो फटाफट से हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको यही वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। ये आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3a² मतलब 9q² b प्लस 3ab²। तो इस तरह से ये वाली आइडेंटिटी हमने अपने क्वेश्चन में फिट कर दी और ये इस तरह से इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा कि 27q³ इधर आ जाती हूँ, 27q³ जमा q वाली वैल्यू पहले ले लेते हैं 27q² और ये आ जाएगा 3 3 9q और जमा ये वाला 1 जमा 1। अब हम ये देख रहे हैं इनमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। 3 9 तिया 27 फिर 9 तिया 27 फिर 9 एकम 9 और जमा 1। इसके सारे की जगह हम m लिख लेंगे 9m प्लस 1 और m क्या है यहाँ पर, जहाँ m बराबर ये इस सारे की जगह पे m लिखा है 3q³ प्लस 3q² प्लस 1। तो इसको हमने 9m और 9m प्लस 1 के रूप में लिख दिया। अभी 9m प्लस 8 के रूप में भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जब r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 1 का 3q प्लस 2 का 3q प्लस 2 अब इसका क्यूब कर लेंगे। a³ बराबर घन ले लिया दोनों और 3q प्लस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी यही वाली लगेगी a प्लस b का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा 27q³ प्लस 2 का क्यूब 8 2 का क्यूब 8 a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। सोल्व कर लेते हैं 27q³ और ये आ जाएगा 9 या 27 दूनी 54 54q² और ये आ जाएगा 3 तिया 9 चौक 36 q और जमा ये आ जाएगा 8। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। अब इनमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 तिया 27 9 छिक 54 9 चौक 36 जमा 8। इस सारे की जगह m लिख देंगे 9m जमा 8 और m क्या है यहाँ पर, m होगा हमारा 3q³ प्लस 6q की घात 2 जमा 4q। ठीक है, तो यहाँ ये ऊपर यही लिख देते हैं कि देयरफॉर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होगा, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी खासा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन नंबर 2 4 और 5, तो जिसमें से 2 और 4 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में बहुत हर बार आता है, तो ये तुम्हें ज़रूर करना है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था, वो मैं फटाफट से तुम्हें करा के ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देती हूँ कि एक परेड है जिसमें एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं और एक उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे पीछे चलना है। ठीक है, तो उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब इस तरह से नंबर सेम पंक्तियों में चलना है। तो वो कह रहे हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये शब्द है अधिकतम। अगर ये अधिकतम, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए हों तो इसका मतलब है कि हमें HCF निकालना है। और अगर न्यूनतम, कम से कम, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाएं तो हमें
LCM निकालना है। तो यहाँ पे हमें अधिकतम शब्द इस्तेमाल करा है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, 616 और 32 का HCF हम ये ज्ञात करेंगे। तो 616 बड़ा है 32 से, HCF निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था। 616 को बीच में रखेंगे, 32 से भाग करेंगे तो 1 पे ही जाएगा 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 उतारा, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, बस 32 यहाँ आ जाएगा। तो 8 चौक 32, तो HCF कितना हो गया, 8। और इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है वो, A बराबर है BQ प्लस R। इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे। A हमारा 616, ठीक है, और B हमारा भाजक यानी 32, और Q हमारा 19 और R हमारा 0। जब R 0 आ जाता है तो वो हमारा, सॉरी नहीं गलत कर दिया, 616 ये आएगा ना इतना, अभी तो 616 बराबर B हमारा 32, Q हमारा 19 और R हमारा 8 है, 8, ठीक है। अब 32 बाहर आ जाएगा, 8 इसकी जगह आ जाएगा, 8 चौक 32 और शेषफल 0। तो इस तरह से हमारा जो वो आएगा HCF वो 8 होगा। तो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी कर ली है, और अगली एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड लक।